जन की बात, जन के मन की बात, जनमानस राजस्थान पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सबको पता है कि बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं और बिहार की राजनीति पर हर किसी की नज़र है और चुनाव होने से पहले ही वहाँ पर जिस तरह से महासंग्राम छिड़ा हुआ है, भले ही वो चुनाव आयोग की वजह से हो, क्योंकि अभी तक चुनाव की तारीखें तो घोषित नहीं हुई हैं। तो बिहार के इस पूरे परिदृश्य पर, इस चुनावी माहौल पर बात करने के लिए हमारे बीच वहाँ के ज़मीनी पत्रकार जो कि इंसाफ टाइम्स के संस्थापक भी हैं और मुख्य संपादक भी हैं, सैफुर रहमान हमारे बीच हैं। आपका जनमानस पर स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। सैफ भाई, आप कई दिनों से वहाँ पर काम कर रहे हैं, कई सारे ग्राउंड रिपोर्ट्स आपके चैनल के माध्यम से, आपके वेब पोर्टल्स के माध्यम से अब तक आई हैं। तो इस बार क्या माहौल आपको लग रहा है? बिल्कुल, अगर हम सिर्फ मोटा मोटी बात करें, वहाँ पर जो भी है जेडीयू और भाजपा का गठबंधन है, दूसरी तरफ कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन है, तो इस बार किसकी सरकार बनती हुई आपको लग रही है? देखिए, पिछली बार जब 2020 का विधानसभा चुनाव हुआ था तो सिर्फ 12,000 वोट से, या आप कह लीजिए करीब 13,000 वोट से ही दोनों गठबंधन के बीच जीत हार का फैसला हुआ था। 12,764 वोट से महागठबंधन हार गई थी और एनडीए सरकार बनाने में कामयाब हुई थी। उस वक्त ये था कि लोजपा, लोक जनशक्ति पार्टी, चिराग पासवान जो है वो एनडीए के साथ नहीं बल्कि अलग लड़ रहे थे। उसका फ़ायदा महागठबंधन को कहीं ना कहीं मिला। लेकिन दूसरी तरफ मुकेश सहनी जो है महागठबंधन छोड़ कर एनडीए में वापस चले गए, तो उसका फ़ायदा एनडीए को मिला था। अभी जो सिचुएशन 2025 का है वो भी 2020 की तरह है, बिल्कुल क्लोज फाइट होने जा रहा है, कांटे की टक्कर है। 19-20 से फैसला होना है। अब इसमें जो फ़ायदा उठा ले जाए, जिनका कैंपेन मजबूत हो, जो ग्रास रूट पर ज़्यादा मेहनत कर पाएंगे, वो सरकार बनाने में कामयाब हो जाएंगे। अच्छा, इसमें इस बार, क्योंकि पिछली बार प्रशांत किशोर कहीं नहीं थे, इस बार प्रशांत किशोर की भी एंट्री हो चुकी है, उनकी क्या कुछ भूमिका रहेगी? देखिए, प्रशांत किशोर तो नहीं थे, लेकिन 20 के चुनाव में भी और उससे पहले 16 के चुनाव में भी छोटी पार्टियों के अलग अलग अलायंसेस होते थे जो इम्पैक्ट डालते थे। 20 के चुनाव में 2 गठबंधन था जो कि अलग लड़ रहा था। उसमें एक पप्पू यादव आज़ाद समाज पार्टी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का एक गठबंधन था। दूसरी तरफ एक गठबंधन उपिंदर कुशवाहा, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बसपा मायावती का एक गठबंधन था। ये दोनों गठबंधन थे। फिर लोजपा भी अलग लड़ रही थी। तो इस तरीके से 3 ऐसी ताकतें थी जो दोनों गठबंधन को नुकसान पहुँचा रही थी, जिसमें उपिंदर कुशवाहा का गठबंधन और पप्पू यादव का गठबंधन जो है, ये दोनों महागठबंधन को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा था। और दूसरी तरफ लोजपा एनडीए को, खासकर जदयू को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा था। इस वक्त अगर आप देखते हैं तो उस तरह गठबंधन बहुत मजबूत गठबंधन नज़र नहीं आ रहे होंगे। पप्पू यादव कांग्रेस में जा चुके हैं, उपिंदर कुशवाहा एनडीए की तरफ वापसी कर चुके हैं। एमआईएम का इस बार बहुत ज़्यादा असर नज़र नहीं आ रहा है, उस तरीके से माहौल नहीं बन पा रहा है। तो ये जो रोल था इन दोनों फ्रंटों का, वो इस बार प्रशांत किशोर अदा कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि उनकी वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, उतना ही इम्पैक्ट होगा जितना ये दोनों गठबंधन जो है उस वक्त इम्पैक्ट डाल पाया था। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि प्रशांत किशोर इस इलेक्शन में अपना संगठन बनाने में कामयाब हो जाएंगे, अपना स्ट्रक्चर खड़ा करने में और अपना कैडर खड़ा करने में बिहार में कामयाब हो जाएंगे। जहाँ तक बात कहा जाता है कि उससे नुकसान किसका होगा, फ़ायदा किसका होगा, तो प्रशांत किशोर की जो पॉलिटिक्स है वो लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स है। लिहाजा वो जिस तरह से काम कर रहा है उसमें दोनों गठबंधनों को नुकसान होगा। अगर वो मुसलमानों के बीच काम कर रहे हैं, यादवों के बीच काम कर रहे हैं, तो दलितों में, पिछड़ों में, अपर कास्ट में वो मेहनत कर रहे हैं। खासतौर पर अपर कास्ट की राजनीति पिछले 30 साल से बिहार में ऐसी रही कि उनका कोई लीडर नहीं उभर पाया। इस बार प्रशांत किशोर जब सामने आए तो अपर कास्ट में, सवर्ण समाज में एक उम्मीद पैदा हुई है। अगर उसमें से कुछ % भी करता है तो वो नुकसान एनडीए को ही होगा। जिस तरीके से दलित और पिछड़ा का वो वोट बैंक जो कि नीतीश कुमार से नाराज़ था कि नीतीश कुमार ने उनको इस्तेमाल किया, एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन वो लालू की तरफ जाना नहीं चाहते थे क्योंकि जंगल राज का नैरेटिव भी कामयाब काम कर रहा था। वो वोट बैंक जो है वो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर की तरफ जाएगा। तो इस चुनाव में जो मुझे लगता है, और अगर हकीकी ज़मीनी एनालिसिस किया जाए, तो ज़्यादा नुकसान एनडीए का हो रहा है प्रशांत किशोर की वजह से। अगर तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे तो उनको प्रशांत किशोर का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उनकी वजह से शायद वो सीएम बन जाए इस बार। अच्छा, उल्टा उससे फ़ायदा हो रहा है कहीं ना कहीं। अच्छा, एमआईएम की आपने बात की। पिछली बार एमआईएम सीमांचल के इलाके में बहुत अच्छा असर छोड़ने में कामयाब रही थी। लगभग 5 सीटें, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 5 विधायक एमआईएम के टिकट पर जीत कर आए थे और उसमें से भले ही बाद में कुछ विधायक पार्टी छोड़कर चले भी गए, अख्तरुल ईमान वैसे अभी भी जमे हुए हैं। तो इस बार भी जिस तरह से कोशिश तो की, ऐसा एक लेटर भी आया कि हम चाहते हैं कि महागठबंधन में हमें शामिल कर लिया जाए, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है कि तेजस्वी या कांग्रेस की तरफ से ऐसी कोई पहल हो कि एमआईएम को शामिल कर लिया जाए। तो अगर शामिल कर लिया जाता है तो उसके क्या फ़ायदे होंगे, और अगर नहीं किया जाता है तो क्या उसका कुछ फ़ायदा होगा, नुकसान होगा? क्या पिछली बार की तरह कुछ नुकसान करने जा रही है एमआईएम? देखिए, पहली बात तो ये है कि आपने कहा कि 5 सीट वो जीते थे, तो देखना ये होगा कि 5 सीट वो कौन सी सीटें जीते थे। वो 5 वो लोग जीते, सीमांचल में नहीं, मुस्लिम बहुल नहीं, वो लोग थे जो इस्टेब्लिश्ड लीडर्स थे।
उन इस्टेब्लिश लीडर को जिनको टिकट नहीं मिल सका महागठबंधन की तरफ, वो आपकी तरफ आकर लड़े और वो जीत गए, और वो वापस भी चले गए अपने अपने पुराने घरों की तरफ। तो वो MIM जीती थी या वो 5 कैंडिडेट जीते थे, ये समझना होगा। अगर MIM जीतती तो उस 5 के अलावा बाकी जो 11 सीट थे MIM जो लड़ी थी 16 में, उन 11 सीट पे भी MIM को अच्छा वोट आना चाहिए। भले जीतती नहीं, लेकिन 10,000 लाती, 15,000 लाती, उन सीटों पे आपको वोट नहीं आता है। आप वोट लाते हैं 1,500, 2,000, इस तरह से वोट्स आता है। तो इसका मतलब है कि वो MIM को वोट नहीं मिला था, वो 5 कैंडिडेट्स को वोट मिला था। और एक बड़ी कमी जो मुस्लिम लीडरशिप वाली पार्टियाँ उनके अंदर है कि आप स्ट्रक्चर खड़ा नहीं करते हैं, आप कैडर नहीं बनाते। MIM को 5 सीट मिलने के बाद क्या MIM का आज बिहार में स्टेट कमेटी भी है? आप पता करेंगे, शायद नहीं है। तेलंगाना तक में नहीं, तो बिहार तो दूर की बात है। तो जब आप कैडर नहीं बनाएंगे, आप स्ट्रक्चर खड़ा नहीं करेंगे, तो आप इस पोजीशन में नहीं आ पाएंगे कि पार्टी हकीकत में आपसे डरे। RJD को जो पता है कि MIM को ना लेने से हमारा कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है। मुसलमान हमको वोट पहले भी किया और आज भी करेगा, क्योंकि उनको सिर्फ एंटी भाजपा वोट करना है, भाजपा हराना है मुसलमानों को अपने एम्पावरमेंट के लिए तो वोट करना नहीं है, अपने नुमाइंदगी के लिए करना नहीं है। तो वो जाकर के फिर उनको वोट करेंगे। RJD को पता है, इसलिए वो नहीं लेंगे। अगर आपने 100 सीटों पे इतना मजबूत स्ट्रक्चर खड़ा किया होता कि उनको लगता कि ये नुकसान पहुंचा देगा, तो वो आपको लेने में मजबूर होते हैं। तो महागठबंधन देने जा रही है, क्लियर रखिए। दूसरा, कोई इम्पैक्ट MIM के नहीं लेने से महागठबंधन को कोई भी नुकसान होने नहीं जा रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि MIM इस बार भी चंद सीटें निकालने में कामयाब हो जाए, इसमें अख्तर ईमान साहब का सीट लेकिन बहुत मुश्किल में है। उससे अख्तर ईमान साहब इस बार मुकाबला मिलने वाला है। तो आसिफ साहब लड़ेंगे, लेकिन वहाँ से शर्जील इमाम भी चुनाव लड़ रहे हैं, और शर्जील इमाम को लेकर जो मुसलमानों का इंटेलेक्चुअल तबका है वो सीरियस नज़र आ रहा है। मुझे जो खबर है कि बिहार की मिली तंजीमें भी इंटरनली शर्जील इमाम को सपोर्ट करने जा रही है, और बड़ी तादाद में एक्टिविस्ट हज़ार जो अलग अलग पार्टियों में मैं जानता हूँ, जो कांग्रेस में है, RJD में है, जनसुराज में है, ऐसे बहुत सारे एक्टिविस्ट इंटरनली शर्जील इमाम को सपोर्ट करने जा रहे हैं। तो शायद वो सीट तौसीफ साहब भी ना निकाल पाए, शर्जील निकाल पाए या ना निकाल पाए, लेकिन इस वजह से शायद कोई और निकालने में कामयाब हो जाए। लेकिन फिर भी MIM को सीटें निकल सकती है, चाहे वो तादाद कितनी भी हो। शर्जील इमाम की आपने बात की, क्या वो जेल में रहकर ये पूरा चुनाव लड़ेंगे? कौन लोग होंगे? क्या कुछ लोग हैं ऐसे जो उनके बिना उनके भी इस पूरे चुनाव का लड़ा जाएगा, या वो निर्दलीय लड़ेंगे या किसी पार्टी के टिकट्स पर लड़ेंगे? क्या कुछ रणनीति चल रही है शर्जील इमाम को लेकर? एक तो अगर वो जेल में रहेंगे तो जेल से लड़ेंगे, क्योंकि मुसलमानों में एक सोच ये पैदा हो रही है नौजवानों के अंदर कि जब अमृतपाल सिंह जेल में रह के जीत सकता है, जिताया जा सकता, उनकी कम्युनिटी उनको जिता सकती है, जबकि वो एक एक्सट्रीम आइडियोलॉजी के साथ थे। तो हमारा कोई इंटेलेक्चुअल नौजवान अगर जेल में है और उसके अंदर सलाहियत भी है, तो उसको क्यों हम बिल्ड ना करें? ये मुसलमानों में एक सोच आ रही है। इस वजह से उनको तो लड़ाया जाएगा, उनकी टीम लड़ाएगी, नौजवान लड़ाएंगे, लेकिन ज़्यादा उम्मीद ये है कि वो जेल से बाहर आकर चुनाव लड़ेंगे, उससे पहले उनकी रिहाई हो जाएगी। वजह यह है कि जो 5 केसेस थे, जो उनके ऊपर जो केसेस थे, चाहे वो अलीगढ़ वाले हो, आसाम वाले हो, तमाम में उनको बेल मिल चुका है। अब सिर्फ दिल्ली दंगा का केस, जिसमें वो ऑलरेडी जेल में थे जब दंगा हुआ था। दंगा क्या कहेंगे, वो प्रोग्राम था, एंटी मुस्लिम वायलेंस था वो, उस वक्त वो जेल में मौजूद थे, उस वक्त वो आरोप उनके ऊपर है। इसमें भी बेल होने की पूरी उम्मीद है, सुनवाई हो चुकी है, हेयरिंग हो चुका है, कभी भी बेल हो सकता है, पूरी उम्मीद है। तो बाहर रह के लड़ेंगे, ये उम्मीद है। लेकिन अगर जेल में रहे भी तो वो लड़ेंगे। जहाँ तक बात है कौन होंगे जो उनका चेहरा होंगे, उनके लिए काम करेंगे, जो चंद नाम जो मैं जान रहा हूँ, तो उनके भाई मुसम्मिल इमाम हैं जो फ्रंट पे काम कर रहे हैं। शर्जील उस्मानी उनके दोस्त हैं, अच्छे एक्टिविस्ट हैं, हम लोग जानते हैं, वो भी जेल गए थे और हिंदुत्व ताकतों के निशाने पे हमेशा वो रहेंगे। वली रहमानी एक एक्टिविस्ट हैं, कलकत्ता से, आप जानते होंगे, वो एक्टिवली उनके लिए काम करेंगे। आफरीन फातिमा है, जिनके वालिद साहब का घर तोड़ दिया गया था यूपी में, मेरठ में, हम सब जानते हैं, और अच्छी एक्टिविस्ट हैं वो रहेंगे। ये सब फ्रंट पे उनके लिए, उनकी टीम में लोग हैं जो काम कर रहे हैं। बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे वो, ये जो मेरे पास खबर है कि 100% वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अच्छा, देखिए, कांग्रेस की तरफ से भी इस बार युवा छात्र नेता कन्हैया कुमार भी मैदान में है कहीं ना कहीं। क्या उनके एक्टिव रहने से, उन्होंने बीच में रोजगार यात्रा भी निकाली, तो उससे क्या कुछ फ़ायदा होने जा रहा है महागठबंधन को, कांग्रेस को? देखिए, शॉर्ट टर्म में कन्हैया की वजह से महागठबंधन को कोई फ़ायदा नहीं होने जा रहा है बिहार में, लेकिन लॉन्ग टर्म में कन्हैया के फेस को अगर इस तरह इस्टेब्लिश कांग्रेस करने में कामयाब होती है, जो मास फेस हो बिहार के अंदर, तो यकीनन जो अपर कास्ट वोट है, जो कांग्रेस का पुराना वोट है, जो भाजपा की तरफ जा चुका है खासकर, तो उनको वापस लाने में मदद मिल सकती है। खुद कन्हैया की अगर बात हो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स की, तो शायद वो बिहार में भी इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में कामयाब नहीं हो सकते। वो खुद चुनाव लड़ेंगे, विधायक बन सकते हैं, 2 बार सांसद का चुनाव हार चुके हैं। नहीं, वो चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं, और अगर लड़ते भी हैं तो शायद ही वो कामयाब हो, क्योंकि उनका फेस जिस तरीके से मीडिया प्रोपेगेंडा में बनाया गया उनके जेएनयू वाला इंसिडेंट के बाद, उसका असर अभी भी मौजूद है, जो ख़त्म होने में वक्त लगेगा। अच्छा, आपने पप्पू यादव की बात की, पप्पू यादव भी इस बार कांग्रेस के साथ हैं, उनसे क्या कुछ फ़ायदा होने जा रहा है कांग्रेस को, महागठबंधन को? देखिए, बिल्कुल फ़ायदा होगा। पप्पू यादव यकीनन अपना चेहरा बदलने में कामयाब रहे। एक बाहुबली का चेहरा था, आज बिहार में एक मसीहा का चेहरा माना जाता है। उनसे आप हज़ार डिफरेंस करें, लेकिन आम आदमी के बीच में अगर कोई इशू होता है और किसी सांसद को फ़ोन लगाने की बात आती है, तो पप्पू यादव का नाम आता है। किसी को टिकट कन्फर्म कराना हो, पहला नाम पप्पू यादव का जहन में आता है। किसी को दिल्ली में रुकना हो तो उनके आवास के बारे में पहले याद आता है। किसी को इलाज के लिए पैसे की ज़रूरत है, एम्स में नंबर लगवाना हो दिल्ली में, पप्पू यादव का नाम
नाम पहले आता, तो ये एक सिर्फ चेहरा उन्होंने बिहार में बनाया, तो इसका तो उनको फ़ायदा यकीनन होगा। दूसरा कोसी और सीमांचल का जो इलाका, मिथिलांचल का भी कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पप्पू यादव का बड़ा इम्पैक्ट है, हर समाज पे है, अपर कास्ट में भी उनका इम्पैक्ट है, मुसलमानों में है, सारी चीज़ों में। तो यकीनन वो जो वोट बैंक है, जो अगर उनके अलग लगने से नुकसान हो सकता था, बढ़ सकता था, वो इनकी तरफ आ जाएगा। जैसे लोकसभा में हमने देखा पप्पू यादव की वजह से सीमांचल कोसी में नुकसान हुआ, शहाबुद्दीन साहब की फैमिली चूँकि अलग लड़ रही थी, उसका भी एक असर बिहार में पड़ा था, वो भी इस बार महागठबंधन के साथ है। तो इन दोनों के साथ आने का, पप्पू यादव और शहाबुद्दीन फैमिली यानी हिना साहब जो उनकी वाइफ है, उनके बेटा उसामा साहब के साथ आने का फ़ायदा महागठबंधन को मिलेगा बिल्कुल। अच्छा चलिए आज का आखिरी सवाल कि अगर फिर से बीजेपी गठबंधन सरकार बनाने में कामयाब होता है तो क्या नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे या क्या बीजेपी उनको मुख्यमंत्री बनाएगी, ऐसा लग रहा है? ये सीटों पे डिपेंड करेगा। अगर जनता दल यूनाइटेड की सीटें ज़्यादा कम हो जाती है और बीजेपी इस पोजीशन में है कि वो दूसरे लोगों से तोड़ करके या खुद अपने बाकी अलायंसेस के साथ वो सरकार बना सके, तो यकीनन नीतीश कुमार को साइड करेंगे, क्योंकि बिहार उनके लिए एक सपना बन चुका है। पूरे हिंदी बेल्ट में आप चले जाएं, भाजपा अहम रोल में है। अगर सरकार में है, यूपी में देखिए सरकार में अहम रोल में 2 टर्म से, बंगाल में है, तो अगर सरकार में नहीं है तो मेन अपोजिशन भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन बिहार एक ऐसा स्टेट है जहाँ वो हुकूमत भी नहीं बना पाए और अपोजिशन में भी मेन पार्टी का दर्जा उनका नहीं है। अभी वो नीतीश कुमार के सहारे चल रहे हैं। ऐसे में इस बार वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। अगर नीतीश कुमार की सीटें कम होती है, जैसा कि जनसुराज की वजह से कम हो भी सकती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी का होगा जनसुराज की वजह से तो नीतीश कुमार का, जदयू का होगा, तो ऐसे में मुमकिन है कि उनको हटा दिया जाए। लेकिन अगर सीटें अच्छी रही, क्योंकि अभी भी मुसलमानों का 2-3% वोट ऐसा है जो आज भी नीतीश कुमार के साथ खड़ा है। आज भी दलितों और महादलितों के बीच में चिराग पासवान के बाद, बसपा के बाद सबसे ज़्यादा वोट किसी का है तो जदयू का है। आज भी अति पिछड़ों के अंदर एक बड़ा तबका है, खासकर कुर्मी कुशवाहा समाज जो उनका वोट बैंक है, वो अभी भी उनके साथ खड़ा है, नीतीश कुमार के साथ खड़ा है, चाहे जितना भी सेंध आरजेडी ने लगा लिया हो, भाजपा ने लगा लिया हो। आती रहती है खबरें कि नीतीश कुमार मेंटली कुछ अनस्टेबल नज़र आ रहे हैं, तबीयत उनकी ठीक नहीं है, ऐसा भी कुछ है? खबर आने की बात है, हमेशा सारे सबूत आते रहते हैं। आप देखते हैं कभी वो स्टेज पर किसी का हाथ थपथपाने लगते हैं, कभी वो जाते हैं अपने नेता के यहाँ, अपने नेता के घर पर जाते हैं तो वो दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे, दावेदार हैं? दावेदार वो हैं कि उनकी पार्टी उस पोजीशन में है कि भारतीय जनता पार्टी उनको अलग करके नहीं लड़ सकती है। भाजपा की हैसियत नहीं है कि जदयू के बगैर चुनाव लड़। महागठबंधन से कौन चेहरा है? तेजस्वी यादव। इसमें तो तेजस्वी यादव, कोई डिस्कशन ही नहीं है कि तेजस्वी यादव सीएम का फेस है। और चाहे माले हो, वो आरजेडी से उनका गठबंधन, कांग्रेस से उनका गठबंधन नहीं है, वीआईपी है उसका गठबंधन, आरजेडी से, कांग्रेस से नहीं है, तो नेचुरली जो है वो तेजस्वी यादव चेहरा है। प्रेशर बिल्डिंग लोग कर रहे हैं, वो अपनी जगह, पप्पू यादव भी प्रेशर बिल्डिंग कर रहे हैं। ये तमाम प्रेशर बिल्डिंग इसलिए है कि सीटें चाहिए, डिप्टी सीएम का चेहरा चाहिए। चलिए, तो जैसे कि बिहार की राजनीति पर हमारी बात हो रही थी सैफुर रहमान के साथ, इन्होंने खुलकर बिहार की राजनीति पर हमसे बात की, क्या कुछ होने जाएगा ये तो अब आने वाले दिनों में ही पता लगेगा। जब चुनाव की घोषणा होगी, जब चुनाव होंगे और मतगणना होगी, तब पता लगेगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। तब तक के लिए देखते रहिए जन की बात, जन के मन की बात, जनमानस राजस्थान। आप सभी का हार्दिक आभार, धन्यवाद।